उन्होंने कहा कि तोरे खाली खाए सोए आया हो, तोरन का खाली खाए सोए कत्ती बोलाए हन, तोरे मौलाना हो जितना मौलाना आवत है कुल खाली खाते सोवत है, एक मिला भारियन सोवत है तो तू सोए कत्ती परेशान हो। मतलब मुफ्ती रफीक साहब उधर सो रहे थे बेचारे, तो उनको भी लपेटा और फिर मौलमा को उल्टा सीधा कहने लगा, बोले हमारी चले तो हम तुम लोगों को बुलाएं ना, तुम लोगों को बुलाते हैं, अरे हमारी चले तो हम इशा से लेके फजर तक तुम लोगों को बिठाएं, पैसा दे के बुलाते हैं। आप देख रहे हैं सद्दाम हुसैन नेटवर्क। शायद हिंदुस्तान का पहला जलसा होगा जहां मोहम्मद अली फैजी गए भी, खाना भी खाए, कुछ देर आराम भी किए, लेकिन बगैर नाक पड़े हुए वहां से वापस चले आए। उसके दिल में कौन सी ऐसी बात लगी, वहां के लोगों ने उससे क्या कहा जिससे वो नाराज होकर वापस चले आए। सोशल मीडिया पे लोग बहुत कुछ कहने लगे कि उसके अंदर तकब्बुर है, घमंड है, शोहरत के नशे में चूर है, तरह तरह की बातें करने लगे। तो सही क्या है, हक बात क्या है, मोहम्मद अली फैजी ने खुद बयान किया है, तो आइए उन्हीं से सुनते हैं। असल में फोन कॉल तो मेरे पास भी सुबह से आ रही है, हाँ, तो इसकी वजाहत और मैं चूंकि इसका जिक्र किसी से करना नहीं चाहता था, मैंने सब्र कर लिया था, लेकिन अब मैंने इसकी वजाहत कर दी है। हो सकता है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच गई हो। हमारे लातेहार झारखंड के एक मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर अमजदी साहब, तो उन्होंने फोन किया तो मैंने उनसे वजाहत कर दी और वो कॉल रिकॉर्डिंग शायद लोगों तक पहुंच गई है। लेकिन अब आपने, ये मेरा छोटा भाई है इश्तियाक, और बड़ा गहरा ताल्लुक है, वाकई मेरा इससे दिली लगाव है और ये बहुत गमगीन है। और ये जो सवाल है ना, ये सवाल नहीं, इसका दर्द है, ये मैं समझ सकता हूँ। तो अब इन्होंने सवाल सबके सामने कर लिया है, तो अब जवाब तो नहीं, मतलब जो तकलीफ हुई और जिस वजह से मैं आया वो बता दूं। क्योंकि मैंने बहुत लंबा सफर किया था कल की महफिल में जाने के लिए। एक मिनट आप भी बैठ जाइए। कल की महफिल में नेपाल में जाने के लिए बहुत लंबा सफर किया था। आप सबको मालूम है कि बॉर्डर पे आप लोग करीब हैं, बॉर्डर पे भंसार वगैरह का मामला होता है, तो हम 7 बजे बॉर्डर पहुंच गए। हमारे साथ ये इश्तियाक भी थे, मौलाना नसरुल्लाह अमजदी थे और जीशान मिसबाही साहब। इन सबको हमने बॉर्डर पे अपनी गाड़ी में बिठाया और यहाँ से चले 8 सवा 8 बजे हम लोग गालिबन महफिल में पहुंच गए। और जलसे में पहुंचने के बाद वो जब गांव में एंट्री हुई तो कुछ लोग हमको लेके, चूंकि नेपाल में पहुंचने के बाद मेरे फोन ने तो काम करना बंद कर दिया, ये फोन डब्बा हो गया, तो मैं तो किसी से राब्ता कर नहीं सकता था। इन्हीं दोनों हजरात ने राब्ता किया और चंद लोग आए और वो गाड़ी लेके सीधा मदरसे में चले गए। तो मदरसे में जब पहुंचे तो ये शाहिद है, ये भी वहां 400-500 लड़के आ गए। मेरे जाने के बाद मदरसे पे बहुत भीड़ हो गई, पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई और वो फोटो वगैरह का चक्कर होता है, तो वो सब परेशान करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ और अगर मुझे यहाँ रखोगे 8 सवा 8 बजे से अभी तक तो फिर मसला हो जाएगा मेरे लिए, ये लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे। तो इतनी सी मेहरबानी कर दो कि मुझे कहीं अलग जगह इंतजाम मेरा कर दो, ताकि मैं सुकून से सफर करके आया हूँ तो थोड़ी देर आराम कर लूँ, वरना ये परेशान करेंगे और ये मोहब्बत में ही परेशान करेंगे। तो अब उनकी मोहब्बत भी जायज है और मेरे लिए जहमत हो जाएगी। तो खैर 10-15-20 मिनट वहां इंतजार करने के बाद कुछ लड़के कमेटी के आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना तबरेज साहब ने अपने घर पे इंतजाम कर दिया है, आप वहां चलिए। तो हम लोग वहां गए। माशाल्लाह उनका इंतजाम और उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़ियाफत की उन्होंने, बहुत खुशदिली से उन्होंने चाय पानी नाश्ता खाना सब पूछा जिस तरह उनको करना था। चूंकि वो आलिम दीन थे और उनके अंदर सूझबूझ थी, समझ थी, जिम्मेदार थे, उन्होंने सारी चीजें की। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि मोहम्मद अली भाई और कोई जरूरत और कोई बात, तो मैंने ऐसे ही कह दिया उनसे कि भाई अब कोई जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मुझे माइक चाहिए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हजरत माइक हम आपको सबसे लास्ट में देंगे, जैसे आज भी लास्ट में ही मिला है, तो बोले सबसे लास्ट में देंगे। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले गांव वालों का हमारे मशवरा है कि अगर आप अभी पढ़ लेंगे जल्दी तो हमारी पब्लिक चली जाएगी, जलसा खराब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, किसकी तकरीरें होंगी? तो उन्होंने मौलाना वजहुल कमर साहब, इश्तियाक का नाम, और मौलाना फैजान जमाली साहब का, मुफ्ती रफीक खन्नापुरी साहब का, सबका नाम बताया कि इन सबकी तकरीर नातें हो जाएंगी, फिर आपको पढ़ना। मैंने कहा लगभग टाइम कितना होगा, नंबर कितने बजे मेरा आ जाएगा?
तो बोले 1 से 1.5 के आसपास, 1.5 2 के आसपास आपका नंबर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आपका जलसा है, आप जब चाहें मुझे पढ़ाएं और जब चाहें स्टेज ले जाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी इतनी सी गुजारिश है कि मुझे अब आप थोड़ा सा सुकून की जगह लेटा दीजिए और मैं सो लूं। लंबा सफर करके आऊं, जब मुझे पढ़ना होगा आधा घंटा पहले जगा लेगा तो, और मुझे स्टेज पे लेके चले लगभग। और दूसरी बात, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया दूसरे कमरे में मेरा। मैं उस कमरे में गया तो मेरे साथ मौलाना फैजान साहब भी चले गए और चंद लोग और थे वहाँ, वो लोग भी मेरे साथ चले गए। मतलब वो कमरा भी भर गया। तो मैं लेटने की नीयत से गया था और फिर वहाँ उलमा बैठ गए तो मैं लेट भी नहीं पाया उनके एहतराम में कि अब ये बैठे हों और मैं लेटूं तो भी एक बड़ा मसला है। तो मैं जब तक मौलाना फैजान साहब लगभग 10:30 बजे के आसपास हम लोग बैठ के बात करते रहे 10:30 बजे तक, और एक मौलाना मिसबाही साहब वहाँ कमरे में बैठे थे, उनके पास शायद तबरेज भाई का या किसी का फोन आया कि मौलाना फैजान को अब स्टेज पे ले आइए। तो जब वो चले गए तो मैं, कमरा खाली हो गया, फिर मैं लेटा और जैसे लेटा लगभग 11:15 बजे चंद लड़के आए और बोले मोहम्मद अली भाई स्टेज पे चलना है। अच्छा मौलाना, एक बात और जरूरी बताना समझता हूँ, मौलाना तबरेज साहब ने मुझसे ये कहा था जलसे में स्टेज पे जाते वक्त कि मोहम्मद अली भाई आप सोइए, अब जब आपको जाना होगा तो मैं ही आऊंगा लेने के लिए और जब मैं ले जाऊंगा तभी आपको जाना है। ये बात सही है। और उन्होंने इस बात का एतराफ भी अपनी रिकॉर्डिंग में जो उन्होंने वीडियो बनाई है, बयान दिया, उसमें ये कहा है कि मैंने उनसे कहा था। तो उन्होंने ये बात मुझसे कही थी। अब वो चंद लड़के आए और उन्होंने कहा मोहम्मद अली भाई चलना है। मैंने कहा, बोले स्टेज। मैंने कहा भाई अभी इश्तियाक ने न नात पढ़ी है, न मौलाना फैजान की तकरीर हुई है, न मुफ्ती रफीक साहब का बयान हुआ है, मुझे लास्ट में पढ़ना है, अभी काफी टाइम है, 11:15 बज रहे हैं, अभी क्या करोगे ले जाके, मुझे सो जाने दो। खैर वो चले गए। फिर 10 मिनट के बाद कुछ लोग आ गए, उनको भी समझाया, वो भी चले गए। फिर 10 मिनट के बाद कुछ लोग आए, फिर आए तो उन्होंने अब गेम यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हजरत चलिए। मैंने कहा भाई मेरी 2 साल पहले तबीयत खराब हुई थी और मैं तब से बहुत एहतियात के साथ सफर भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ जहाँ वादा करूँ वहाँ पहुँचूं, और आ गया हूँ, तो अब थोड़ी देर और आराम कर लेने दो। उस वक्त तक भी इश्तियाक माइक पे नहीं गए थे। उस वक्त भी जब वो तीसरे लोग आए ना, तीसरी बार, तब भी ये माइक पे नहीं गए थे। और न मौलाना फैजान की तकरीर हुई थी, न मुफ्ती रफीक की तकरीर हुई थी। फिर मैंने उनसे जब कहा तो बोले कि तुम लोग खाली खाने और सोने आते हो, तुम लोगों को खाने और यही, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया। लेकिन अब चूंकि ये बयान मैं दे रहा हूँ तो उर्दू जबान में बता रहा हूँ, चूंकि ये वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी तो लोगों को समझने में आसानी होना है। तो कहीं उन्होंने कहा कि तोरे खाली खाए सोए आया हो, तोरन का खाली खाए सोए कत्ती बुलाए हन, तोरे मौलाना हो, जितना मौलाना आवत है कुल खाली खाते सोवत है, एक मिला भारियन सोवत है, तो तू सोए कत्ती परेशान हो। मतलब मुफ्ती रफीक साहब उधर सो रहे थे बेचारे, तो उनको भी लपेटा। और फिर उलमा को उल्टा सीधा कहने लगा, बोले हमारी चले तो हम तुम लोगों को बुलाए ना, तुम लोगों को बुलाते हैं, अरे हमारी चले तो हम इशा से लेके फजर तक तुम लोगों को बिठाएं, पैसा दे के बुलाते हैं, ये करते हैं, पता नहीं क्या समझते हो तुम लोग, मतलब तरह तरह की बातें। तो अब इस तरह की बात आप बताओ कि आप अगर किसी के हम मेहमान बन के जाओ और कोई मेजबान आपसे कहे कि खाली खाने सोने आए हो तो क्या करोगे? फैसला करके बताना। कोई गैरतमंद इंसान तो नहीं रुकेगा यार, खाली पैसे के लिए नहीं जाता हूँ, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होती है, इज्जत भी चाहिए होती है। और मेरी नजर में अगर पैसा बड़ा होता तो मैं कल की महफिल पढ़ के आता, पैसा लेके आता। और इस बात का एतराफ मौलाना तबरेज साहब ने किया है कि मैंने उनसे कहा था कि जब मैं लेने जाऊंगा तब जाना। तो जब आपने ये बात कही थी तो वो 3 लोग कैसे आए? फिर उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं था। तो जब इल्म नहीं था तो आपने ये बयान कैसे किया माइक में कि 3-3 बार लोग उनको लेने गए और वो आए नहीं? यार ये भी तो हो सकता है कि वो लेने वाले कौन थे, मुझे क्या पता। आपने उनका चेहरा भी तो मुझे पहले से नहीं दिखाया था कि या तो मैं आऊंगा या ये लोग आएंगे। हो सकता है वो कोई और रहे हों, कोई मुझे वहां से कमरे से बिठा के अपनी गाड़ी में कहीं और लेके चला जाता। वो मेरा मुल्क भी तो नहीं था, मेरा फोन भी तो नहीं काम कर रहा था, मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं था। कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? जब आपने इतनी तंबी के साथ कहा था कि जब मैं लेने आऊंगा तब जाना, तो आप लेने क्यों नहीं आए? जब मुझे ले जाना था स्टेज पे आप लेने आते ना। अब लोग कहते हैं कि आपको मौलाना से बात कर लेनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मौलाना तबरेज साहब को बुलवा दीजिए। उन्होंने कहा था जब मैं लेने आऊंगा तो बोले तबरेज कौन है? बोले तबरेज कौन है? जलसा हम करें, चंदा हम करें, कमेटी हमारी है, तबरेज कौन है? तो मैंने कहा यार जिसने मुझे बुलाया है उसी की यहाँ कोई अहमियत नहीं है तो फिर मेरी क्या अहमियत है? चलो भैया
फिर मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं रुखसत हो गया। अब इसमें या तो मेरा घमंड हो या मेरा गुरूर हो, जैसा आप कहो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कमेंट करने वाले कमेंट करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर ये बात जान लो कि अगर मैं हिंदुस्तान से भंसार करवा के अपनी गाड़ी लेके फतेह मोहम्मद के साथ उस जलसे तक पहुंचा, वहां 2 घंटे 2.5 घंटे रुका, खाना खाया, नाश्ता किया, तो पढ़ने की गरज से ही गया था। अगर नहीं पढ़ना होता तो नहीं जाता। हाँ, कोई बात लगी दिल पे, कोई ऐसी बात लगी दिल पे, तभी मैं वहां से आया था, वरना आता भी नहीं। और आखिर में एक बात कह देता हूं कि मौलाना तबरेज साहब तक ये बात मेरी पहुंचा दीजिए कि मेरे आने से उनको तकलीफ हुई हो, उनकी कमेटी को तकलीफ हुई हो, तो उनसे भी माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं ना यार, मेरे अंदर भी दिल है, धड़कता है। मैं रोज सफर में रहता हूँ, मैं भी अपने माँ बाप की औलाद हूँ, मेरे भी बच्चे, मेरा भी दिल है और इस दिल पे बात लगती है। अगर आपको मेरे आने से तकलीफ हो गई तो मेरी इज्जत वहाँ आपके चंद लोग उछाल रहे थे, मुझे भी तकलीफ हो सकती थी। और फिर मेरा दिल बड़ा होता, एक बंदा जब ऐसी बातें कर रहा था और वहाँ 8 लोग खड़े होकर सुन रहे थे, 8 लोग वहां कमेटी के, वो जैसा कि कहा उन्होंने कि हम कमेटी के हैं, तो वो कमेटी के खड़े होकर सुन रहे थे और एक बंदा बोल रहा था। अगर उस बंदे का बोलना गलत था तो उन 8 लोगों को तो रोकना चाहिए था ना कि यार तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी रजामंदी थी, उसमें साजिश थी, कुछ छिपा हुआ था। अब ऐसी बातें हुई तो मैं लौट के आया वहां से, कोई रोका भी नहीं। जब मैं चला आया तब फोन आने लगे। तो जब मेरे मोबाइल में जैसे बॉर्डर के किनारे जब रोड पे चला मैं बहादुरगंज की तरफ, तो इसमें एयरटेल का नेटवर्क आया, एयरटेल पकड़ लिया। तो जब एयरटेल का पकड़ा तो उन्होंने कॉल की, तो वो कॉल मैं उन्हें उठाया भी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं उठाया तो बात नहीं हो पा रही थी, कनेक्टिंग लिख के आ रहा था। तो फिर मैं वहां से आगे की तरफ चलाया और फिर मैं होटल गया, सो गया। उसके बाद कुछ धमकी भरे मैसेजेस, बॉर्डर ब्लॉक कर देंगे, जाने नहीं देंगे, कभी आने नहीं देंगे, वल्लाह आलम क्या क्या बातें उन्होंने की। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है, मैं उन सबसे तब भी माफरत चाहता हूँ कि भाई मेरी वजह से तकलीफ हुई आप लोगों को, तो आप लोग मुझे माफ करना। हाँ, मौलाना तबरेज साहब से इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि उस रिकॉर्डिंग में ये बात मैंने नहीं कही थी, इस उम्मीद पे नहीं कही थी कि शायद आज की इस महफिल में मैं जा रहा हूँ और कोई वहां का आए और वो फोन मेरा नहीं, फतेह मोहम्मद का दे के चला जाए। फतेह मोहम्मद भाई का वो फोन है भाई, आप गलती से उसको मेरा फोन न समझें, वो मेरा फोन नहीं है जो आपने अपने कब्जे में ले रखा है, वो फतेह मोहम्मद का फोन है। उसको आप बराए मेहरबानी मेरे घर पे भिजवा दीजिए या मेराज के यहाँ भिजवा दीजिए या इश्तियाक के यहाँ दे दीजिए, किसी को मेरे जानने वाले को दे दीजिए ताकि वो फोन मुझ तक पहुंच जाए। वो फोन भी उनके पास ही है, फतेह मोहम्मद को मेरा समझ के उन्होंने फोन भी रख लिया, ये भूल के चले आए वहां से, तो वो देने का नाम नहीं ले रहे, बोले फोन नहीं देंगे। तो खैर उनसे इतनी गुजारिश है कि वो फोन पहुंचा दें, फोन जरूरी होता है। और अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, कौम में मिल्लत में इत्तेहाद अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इख्तिलाफ से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये सवाल किया था इन्होंने तो ये बात मैंने कर दी, वरना मैं नहीं करता। और इसमें जो जो बातें हुई हैं सारी एक एक बातें जो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग में कही हैं वो यहाँ भी कही हैं। कोई बात हो सकता है भूल भी गया हूँ, और बहुत सी ऐसी बातें जो जहन से निकल जाती है, इसलिए निकल जाती हैं कि वो दरगुजर कर दी मैंने, बातें खत्म हो गई, तो अब वो बात जहन में ज्यादा है नहीं। अल्लाह ताला करम करे और आप सबको सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना, आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग सलामत रहेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा।